दोस्तों, अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल सजनी मर्डर केस है। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। कथित तौर पर यह हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने की कोशिश ही कर रही थी कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस केस को कैसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और कैसे इस केस की जांच के आदेश देते हैं और फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख नंबर्स के कॉल डिटेल्स की जांच करती है। हजारों लाखों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीम सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लगा दी जाती है। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है, उसके बारे में जानकर हर कोई शॉक रह जाता है। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर ही मजबूर हो गया कि आप बस मुझे इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णा नाम के एक व्यक्ति के फ़ोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णा फ़ोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार जिनराज की आवाज़ आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी चोरी की वारदात हुई है और लुटेरे ने इस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की भी हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णा अपने कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागते हुए अपनी बेटी दामाद के घर जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान बुरे तरीके से बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा लटका हुआ है। उसके बगल में ही उनका दामाद तरुण बैठे बैठे दहाड़े मार मार कर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, मगर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। पहली नज़र में ये लूटपाट के दौरान की गई हत्या का ही मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज़ की बारीकी से जांच करते हैं और घटनाक्रमों को समझने के लिए अमृत महिला सजनी के पति तरुण से पूछताछ भी करते हैं और इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार मार कर रोता चिल्लाता रहता है। इस कारण पुलिस ज़्यादा दबाव देकर उससे कुछ पूछताछ नहीं कर पाती और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्यवाही शुरू की जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मारकर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की हरकत से लोग जहां उनके मन में ये सवाल आने लगता है कि कहीं इस लूटपाट और हत्या में तरुण का हाथ तो नहीं, मगर तरुण की स्थिति को देखकर लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो ये होती है कि जब तरुण को अंतिम बार हॉस्पिटल में सजनी को देखने के लिए बुलाया जाता है, तब भी खोजी कुत्ता इसी पर भौंकना शुरू कर देता है और यहाँ भी कुत्ते की हरकत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मामले की जांच बढ़ती रहती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज़्यादा खराब थी और इसलिए पुलिस उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करती और उसे भी अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। मगर ये क्या, घटना के अगले ही दिन यानी कि 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, मगर तरुण की कहानी का कहीं भी अता पता नहीं चलता। अब लोगों को खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ आने लगता है और लोग समझ जाते हैं
कि सजनी की हत्या में जरूर तरुण का कोई न कोई हाथ है। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कोई अता पता नहीं चलता। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम रहती है। फिर 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006। जो पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, तो अब सजनी के पिता इंसाफ मांगने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में तो ये नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का एक दिन मौका मिल जाता है। और पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसी के बाद सन 2006 में एक बार फिर से इस केस की फाइल को दोबारा खोला जाता है और जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर AK शर्मा को दी जाती है। यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, साल बदलते रहते हैं, मगर इन तो सजनी के कातिलों का और ना ही सजनी के पति तरुण का कोई अता पता चलता है। अब साल आता है 2012। अब इस मामले की जांच DP दीनन भद्रन के नेतृत्व में शुरू होती है। इससे पहले इस केस में शामिल एक एक शख्स के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है और यह टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का करती है, क्योंकि इसके पीछे उनकी यही सोच है कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब तो यूं ही मिल जाएंगे। और इसलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों की प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर पर आने जाने वाले कॉल की भी निगरानी की जाती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। ऐसे अगले कई महीने तक चलता रहता है और इसी दौरान पुलिस की कई टीम लगभग 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी भी व्यक्ति से नहीं निकलता। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। खास तौर से तरुण की मां अनम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अनम्मा के मोबाइल पर भी एक भी ऐसा कॉल नहीं आता जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और अपना भेष बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में ही रह रही तरुण की मां अनम्मा तक रहना चाहते हैं और वहां पे वो पेइंग गेस्ट करके रहने लग जाते हैं। यहाँ पुलिस का टारगेट था कि शायद अनम्मा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ पता मिल जाए। पुलिस को यहाँ तो कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, मगर अनम्मा के कुछ पड़ोसी ज़रूर पुलिस के कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहाँ गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार अच्छा कर लेते हैं, तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पे बताते हैं कि इस अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें एक तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए छोटी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अनम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अनम्मा बीच बीच में केरल भी जाती है। अब पुलिस वाले लगातार निगरानी अनम्मा पर बनाए रखते हैं, तो उन्हें पता चला कि केरल जाने के बाद तरुण की मां बेंगलुरु जाती है। आखिर बेंगलुरु जाने के पीछे की क्या वजह है, इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अब अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले एक एक नंबर की डिटेल्स खंगालनी शुरू होती है। कई महीने तक नज़र बनाने के बावजूद
पुलिस को अनम्मा के मोबाइल पर भी एक भी सस्पेंसेस नंबर नहीं मिलता और इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल पर नज़र बनाए रखते हैं और पुलिस वालों की ये मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती नजर आती है। दरअसल एक दिन अनम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और जब इस नंबर की डिटेल्स पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है और जो बेंगलुरु में रहती है। अभी पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल्स निकाल ही पाती है कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के मोबाइल पर फ़ोन आता है और यह पुलिस के लिए सबसे बड़ा क्रू था। इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम और अकाल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फ़ोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ऑफिस के इर्द गिर्द खड़े होकर दे दिया जाता है और ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नज़र रखनी शुरू होती है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहे शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को उसने इस बिल्डिंग में देखा है और पुलिस वाले जब उसे तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति की डिटेल्स कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है वह ओरेकल इंडिया का एग्जीक्यूटिव परवीन बटेली है। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदलकर रह रहा है। ये जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी मगर पुलिस वाले अपना यह प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तरुण को इस बात की भनक भी लग गई तो वो लापता हो सकता है। अब इसलिए तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है और इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के कैबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने वाले व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने पसीने हो जाता है और हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था और इससे ये कंफर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति ही तरुण है जो प्रवीण भटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और वो तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। अब ये बात तरुण भी समझ गया था कि 15 साल तक जो पहचान को उसने छुपाए रखा पुलिस ने उसका पता कर लिया है और इसलिए वो बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल पूछता है कि आप मुझे बस ये बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले करने वाली सजनी मर्डर केस के बारे में तरुण से पूछताछ करती है और इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण कहता है कि दरअसल घर में कोई चोरी हुई ही नहीं थी बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था और वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था मगर परिवार वालों के दबाव में आकर वो बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर 2002 में सजनी से शादी कर लेता है और बहुत ही जल्द वो शादी से ऊब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है और इसी के बाद वो भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है तथा अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है।
इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर फैलाता है और फिर घर में नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है। उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक से तरुण की तरफ ही घूमने लगती है और इस कारण मौके का फ़ायदा उठाकर अगले दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूँगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को वहाँ से ये कहते हुए निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के मुताबिक इसके बाद वह भोपाल में रहा। अपने एक दोस्त प्रवीण बटेली के पास जाता है। प्रवीण बटेली कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था और यहाँ आकर तरुण प्रवीण को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और अब उसके पास ना घर में पैसा है, ना घर है और ना कोई जॉब है, इसलिए उसे कोई काम दिलाए। तरुण की हालत देखते हुए प्रवीण उसे अपनी ही कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है और यहीं काम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वो धीरे धीरे प्रवीण से काफ़ी नज़दीकी बनाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ करना शुरू कर देता है और इस दौरान वो चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट और कॉलेज का सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है। तरुण उन डॉक्यूमेंट में प्रवीण की जगह अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही प्रवीण भटेले के तौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भटेले के नाम पर वो पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट भी बनवा लेता है। कुछ समय तक वह इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलोर चला जाता है, जहां वह प्रवीण के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है और कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के टूर पर भी जाता है। और कमाल की बात तो ये थी कि इस दौरान और सब कुछ फर्जी दस्तावेज के दम पर, मगर कभी भी वो पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही प्रवीण की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद प्रवीण निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलुरु में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलुरु आते थे तो तरुण निशा से कहता था कि उनके चाचा और चाची हैं। निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बन चुके थे दोनों। इन सभी के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वो जेल में ही है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा कहती है कि वह तो इस शख्स को केवल प्रवीण भटेले के नाम पर ही जानती है और फिलहाल इसकी बात करें तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण आज जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार वह अलग अलग ग्राउंड पर बेल की अपील करता रहता है, मगर उसे किसी भी अदालत द्वारा बेल नहीं दी गई और फिलहाल वो जेल में ही है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था तो देश में जमकर अहमदाबाद पुलिस की प्रशंसा भी की गई थी। दोस्तों, पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन और इस केस की सफलता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।